दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज प्रतियोगिता दर्पण हम बताने वाले हैं अगस्त 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे। इसीलिए वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम हर महीने प्रतियोगिता दर्पण लाते हैं और इसी तरह समझाने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं कि क्या है आज के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम। सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले है राज्यसभा की 57 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव होने जा रहा है। द्विवार्षिक चुनाव होने जा रहा है, तो आइए देख लेते हैं कौन कौन कहाँ कहाँ कितनी सीटें हैं। तो इसमें देखिए, अपने स्टेट के हिसाब से आप याद कर लीजिएगा। टोटल 15 स्टेट में ये चुनाव कराए गए हैं। 15 स्टेट में चुनाव कराए गए हैं। जैसे कि देखिए, अगर कोई बिहार का है तो बिहार का याद कर लेगा कि 5 सीटों पे चुनाव हुए थे। 2 सीटें बीजेपी ने जीती, 2 सीटें आरजेडी ने जीती और 1 जेडीयू ने जीती। ऐसा करके आपको याद कर लेना। अगर आप यूपी के हैं तो उस हिसाब से याद कर लेंगे, राजस्थान के अलग से याद कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है। ये उतना इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए, यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने रॉकेट के जरिए संचार उपग्रह GSAT-24 का फ्रेंच गुयाना में परीक्षण किया। देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फ्रेंच गुयाना में इसका परीक्षण किया गया है। आइए इसकी डिटेलिंग जान लेते हैं। सबसे पहले है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम लोग इसरो कहते हैं, ने एक नए संचार उपग्रह GSAT-24 का प्रक्षेपण 23 जून 2022 को किया। तो देखिए, इसरो द्वारा किया गया पहला ये हो गया। नोट्स आप चाहें तो बना सकते हैं। उसके बाद है, इसका वजन जो है 4180 किलोग्राम है और इसरो के 24 KU बैंड वाले उपग्रह का प्रक्षेपण अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों के पश्चात पूर्णतः सरकार के स्वामित्व वाली न्यू स्पेस इंडिया, जिसको हम लोग NSIL कहते हैं, द्वारा शुरू किया गया और पहला पूर्णतः मांग आधारित संचार उपग्रह मिशन है। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे 24 KU बैंड, देखिए इसका अलग अलग बैंड होता है, तो इसका बैंड नंबर है 24 KU। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, पूर्णतः स्वामित्व वाली कंपनी है, NSIL द्वारा शुरू किया गया है। ये दोनों चीज पॉइंट याद रखना है। और थर्ड पॉइंट इसका बनता है, इस उपग्रह की पूरी क्षमता NSIL ने 15 वर्षों के लिए टाटा प्ले को लीज पर दे दिया है। तो 15 वर्षों के लिए NSIL, जिसको हम लोग कहते हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ने 15 वर्षों के लिए टाटा प्ले को दे दिया है। आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है, GSAT-24 का प्रक्षेपण यूरोप के एरियन स्पेस कंपनी द्वारा एरियन 5 VA 257 रॉकेट के जरिए फ्रेंच गुयाना में कोरू स्थित प्रक्षेपण केंद्र से किया गया है। तो याद रखिएगा कि किस रॉकेट से किया गया है, इस रॉकेट का नाम याद रखिएगा। GSAT-24 का यह प्रक्षेपण 1.5 वर्षों के पश्चात इसरो के किसी संचार उपग्रह का प्रक्षेपण था। तो देखिए, 1.5 वर्षों बाद ये था इसरो का नया संचार उपग्रह का प्रक्षेपण। वैसे तो प्रक्षेपण बहुत होते हैं, लेकिन संचार उपग्रह का ये पहला प्रक्षेपण था 1.5 वर्षों के बाद। आइए अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं खबर। विश्व में शीर्ष लगभग 1500 उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भारत के 41 संस्थानों को QS रैंकिंग 2023 में जगह मिली। देखिए, 1500 में टोटल भारत के 41 को जगह मिली है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेलिंग जान लेते हैं। देखिए, लिखा हुआ विश्व भर में उच्च शैक्षणिक संस्थानों के निष्पादन के आधार पर, देखिए इनका आधार क्या होता है, उच्च शैक्षणिक संस्थानों के निष्पादन के आधार पर रैंकों का निर्धारण किया जाता है। और ये लंदन स्थित QS, जिसको हम लोग क्वैक्वेरेली सिमॉन्स एजेंसी द्वारा प्रतिवर्ष निकाला जाता है। तो एजेंसी का नाम ये है, क्वैक्वेरेली सिमॉन्स है, लंदन की ये एजेंसी है। और साथ ही साथ ये याद रखना है, उच्च शैक्षणिक संस्थानों के निष्पादन के आधार पर इसकी रैंकिंग निकाली जाती है। आइए अब आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एजेंसी ने इस बार, देखिए, एजेंसी ने 2023 में अपनी 19वीं नंबर की रिपोर्ट निकाली थी। ये भी याद रखना है। इसमें विश्व के शीर्ष 1500 संस्थानों में भारत के 41 संस्थान शामिल हुए हैं। भारत के देखिए टॉप 200 में 3 संस्थान को शामिल किया गया। 155वें स्थान पर IISc बेंगलुरु है, 172वें पे IIT बॉम्बे है, 174वें पे IIT दिल्ली है। पहले स्थान पर, जैसा कि आपको पता भी होगा, MIT ही रहा है और वो 11 वर्षों से प्रथम स्थान पे बनाए हुए हैं अपना स्थान प्रथम। अगला जो है चौथा नंबर पे
वो है मध्यम रेंज की अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण हुआ। मध्यम रेंज की अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण हुआ। डिटेलिंग जान लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है भारत के डीआरडीओ द्वारा सबसे पहले तो किया गया। मध्यम रेंज के अग्नि 4 का परीक्षण डीआरडीओ द्वारा किया गया। सेना की सामरिक यल कमान, जिसको स्ट्रेटेजिक फोर्स कमान की देखरेख में हुआ, तो देखरेख में इनकी हुआ। इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। देखिए ये बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका रेंज इंटरमीडिएट है, मतलब नॉर्मल मीडियम रेंज की मिसाइल है। और अग्नि 4 का एक सफल परीक्षण किया गया। अब ये कहाँ से किया गया, तो उड़ीसा के तट पर चांदीपुर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इसको किया गया। परमाणु हथियार को ले जाने में ये सक्षम है और यह मिसाइल 4000 किलोमीटर तक दूरी को मार करने में सक्षम है। देखिए 4000 किलोमीटर की दूरी को मार कर सकती है और साथ ही साथ परमाणु हथियार भी अपने साथ ले जा सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा, मतलब देखा जाए तो भारत की उपलब्धि है। यह सतह से सतह पर मार करती है। ये देखिए सारे मैंने देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। देखिए अगर आप पीडी से पढ़ेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, उसमें फालतू के इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए मैंने उनमें से कुछ इन्फॉर्मेशन को छांट के अलग करके ये मैं आपके सामने लाया हूँ, ताकि आप नॉर्मल तरीके से आप पढ़ाई कर सकें, ज़्यादा आपको दिक्कत ना हो पढ़ाई करने में। तो ये हमारा ख़त्म हो गया। देखिए ये सब इम्पॉर्टेंट है, सबके सब पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है। अगला 5वें नंबर पे आता है पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रिकालीन परीक्षण हुआ। रात्रिकालीन परीक्षण हुआ। देखिए अभी तक पृथ्वी 2 मिसाइल का दिन में दोपहर में परीक्षण होता था, लेकिन रात्रिकालीन ये पहला परीक्षण था। पहले नंबर पे ये आपको याद होना चाहिए। ये भारत में देखिए डीआरडीओ ने इसको भी किया, अग्नि 4 को भी डीआरडीओ ने किया, ये भी ध्यान रखते चलना है। ओडिशा के चांदीपुर स्थित आईटीआर एकीकृत परीक्षण रेंज से स्वदेश विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण किया। तो देखिए इसका भी परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत रेंज से ही किया है। और ये देखिए ये एक चीज़ है, यहाँ पे सतह से सतह पर मार कर सकती है। सतह से सतह पर मार करने वाली यह मिसाइल भी अनेक परीक्षण किए जा चुके हैं, किंतु यह अभी प्रशिक्षण प्रातः, दोपहर और सायंकाल में ही किया गया था तथा रात्रि के समय का यह पहला ही परीक्षण है। ये भी याद रखना है। परमाणु क्षमता संपन्न यह मिसाइल 350 किलोमीटर की दूरी तक प्रहार कर सकता है। तो ये देखिए 350 किलोमीटर तक परमाणु हथियार के साथ जा सकता है, ये कहने का मतलब है। अगला देखिए छठा प्रश्न है, सतह से हवा में मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। देखिए जिसको हम लोग वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल कहते हैं। अब ये डीआरडीओ व नौसेना ने मिलकर सफल इसका परीक्षण किया है। स्वदेश निर्मित सतह, देखिए ये सतह से आकाश में मार करती है। वैसे भी यहाँ पे लिखा ही हुआ है, इसी में आपने देख लिया होगा। कम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। ये कम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है और इसका परीक्षण चांदीपुर के एकीकृत उड़ीसा में है, चांदीपुर स्थित आईटीआर से किया गया है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन याद रहना चाहिए। इस परीक्षण में एक उच्च गति वाले विमान प्रतिरूप हवाई लक्ष्य को सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया है। तो देखिए इस परीक्षण में एक उच्च गति वाले विमान प्रतिरूपी हवाई लक्ष्य को निशाना बनाकर इसका सफल परीक्षण किया गया है। अब अगला प्रश्न है, PSLV C-53 के जरिए सिंगापुर के 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण भारत ने किया है। तो इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसको हम लोग PSLV कहते हैं, C-53 के जरिए सिंगापुर के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की एक निचली कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है। तो ये न्यूज़ भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। कहाँ के, तो सिंगापुर के 3 उपग्रहों को किया है। अब सिंगापुर के ये तीनों उपग्रह के बारे में जान लेते हैं। तो एक उपग्रह जो है वो 365 किलोग्राम वजन का है, जिसको DSEO हर मौसम में दिन रात, देखिए जिसका नाम है DSEO, इसका नाम है DSEO। ये क्या करेगा, हर मौसम में दिन रात पृथ्वी की तस्वीर लेने में ये सक्षम है। तो ये वाला एक है, यही प्रमुख है। उसके बाद एक है 155 किलोग्राम का एक न्यूसार नाम का उपग्रह है, इसको लॉन्च किया है। साथ ही साथ 2.8 किलोग्राम वजन का एक स्क्यूब 1 है, इसको भी लॉन्च किया गया है। इन तीनों उपग्रह का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया है। इन्हें पृथ्वी से 570 किलोमीटर की ऊंचाई वाली लोअर ऑर्बिट पे स्थापित किया गया है। अगला देख लेते हैं क्या प्रश्न है।
अगला है राष्ट्रीय पुरस्कारों के नामांकन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। देखिए, राष्ट्रीय पुरस्कार के नामांकन के लिए नया पोर्टल स्टार्ट किया गया है, नई वेबसाइट स्टार्ट करी गई है जिसका नाम है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। देख लेते हैं, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभागों एवं एजेंसियों द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न पुरस्कारों हेतु उपयुक्त पात्रों के चयन में पारदर्शिता लाने एवं तथा पुरस्कारों के वितरण में जनभागी सुनिश्चित करने के लिए एक डिजिटल पोर्टल की स्थापना की गई है। ध्यान रखिएगा, ये एक डिजिटल पोर्टल है और इसकी स्थापना पारदर्शिता लाने के लिए की गई है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल नाम के इस पोर्टल पर संबंधित पुरस्कारों के लिए आम नागरिक संगठन भी किसी का नामांकन कर सकेंगे। इसमें पद्म पुरस्कार का नामांकन 15 सितंबर 2022 तक खुला है। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार का नामांकन 21 जुलाई 2022 तक खुला है। वह जीवन रक्षक पदक श्रृंखला पुरस्कार नामांकन 30 सितंबर तक खुला है। तो देखिए, ये पुरस्कारों का यहाँ पे नामांकन होगा, याद रखना है। पद्म पुरस्कार, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार और साथ ही साथ जीवन रक्षक पदक श्रृंखला पुरस्कार, ये सभी पुरस्कारों के नाम आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ पोर्टल का नाम याद रखना है और इसको पुरस्कारों में पारदर्शिता लाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, उसका उद्देश्य याद रखना है। तो ये 3 चीज़ें बस आपको याद रखना है इसमें। अब यहाँ पे देखिए, लिखा हुआ है 90 वाले न्यूज़ में कि तीनों सेनाओं के युवाओं की भर्ती हेतु अग्निपथ योजना। देखिए, अग्निपथ योजना बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही चीज़ें शामिल किया है। आइए देख लेते हैं। सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति की मंजूरी के पश्चात रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाध्यक्षों की उपस्थिति में योजना की घोषणा 14 जून 2022 को की। तो डेट याद रखना, 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना की घोषणा की गई। इस योजना के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला बिंदु ये है कि प्रति वर्ष 46,000 सैनिकों की भर्ती इस योजना के तहत होगी। इन सैनिकों को अग्निवीर नाम दिया जाएगा। यह भर्ती अखिल भारतीय चयन समिति के तहत ही की जाएगी। देखिए, अखिल भारतीय चयन समिति के तहत की जाएगी। अग्निवीरों की यह नियुक्ति 4 वर्षों के लिए होगी। इसमें 6 महीनों का प्रशिक्षण काल होगा, जबकि 3.5 वर्षों तक सेवा उन्हें देनी होगी। तो 4 वर्षों के लिए इनको किया जाएगा, ये याद रखना है आपको। सेवा के दौरान उनका मासिक वेतन 30,000 से 40,000 भत्ता सहित प्रति माह होगा। बेहतर प्रदर्शन करने वाले 25% अग्निवीरों को आगे 15 वर्षों के लिए सेना में नियमित किया जा सकेगा। शेष 75% अग्निवीरों को आकर्षक सेवाएं निधि पैकेज के तहत सेवानिवृत्त किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जिनको सेवानिवृत्त किया जाएगा उनको कुछ आकर्षक सेवानिधि पैकेजेस भी मिलेंगे। अब इसमें है, इन्हें राज्यों व केंद्रीय मंत्रालयों की नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें पूर्व सैनिक कोटे एक्स सर्विस के कोटे का लाभ उन्हें मिलेगा। उसके बाद देखिए, पेंशन व ग्रेच्युटी आदि के पात्र वह नहीं होंगे। और यहाँ पे देखिए, 17.5 से 21 वर्ष की आयु वर्ग के 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण सैनिक बलों के नियम व शर्तों के अनुकूल इसमें महिलाएं भी शामिल होंगी। आवश्यक मेडिकल व फिजिकल स्टैंडर्ड पूरा करने पर इस सेवा में शामिल होने के लिए पात्र माने जाएंगे। तो ये देखिए, यही पूरा न्यूज़ था अग्निवीर। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं। 10वें नंबर पे लिखा हुआ है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। आपको पता भी होगा 1 जुलाई से ही लगाया गया है प्रतिबंध। आइए देख लेते हैं क्या इसमें लिखा हुआ है। पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत एकल उपयोग वाले प्लास्टिक मतलब सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल को बंद करने का आह्वान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष किया था, लेकिन तदनुसार सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उत्पादों के देश में उत्पादन, आयात, वितरण, बिक्री एवं इस्तेमाल को 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित करने के लिए गजट अधिसूचना 12 अगस्त 2021 को जारी की गई थी। देखिए, 12 अगस्त 2021 को भी गजट जारी किया गया था, जिससे ये डिसाइड हो गया था कि 1 जुलाई 2022 तक सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। आगे देखिए,
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इस संबंध में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियमावली 2021 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 12 अगस्त 2021 को ही जारी किया था। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक बार पुनः उन वस्तुओं की सूची को अधिसूचित किया है जिन्हें 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित किया गया है। देखिए उनकी एक सूची भी जारी किया गया है जिन्हें प्रतिबंधित किया है। इसमें देखिए शामिल क्या क्या है, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक्स, सिगरेट की प्लास्टिक पैकेज, प्लास्टिक के झंडे, थर्मोकोल कप गिलास, छुरी कांटे, चम्मच, प्लेट व ट्रे, प्लास्टिक ईयरबड्स, मिठाई डिब्बों की प्लास्टिक पैकिंग, आइसक्रीम की प्लास्टिक स्टिक्स, निमंत्रण पत्रों की पैकिंग, सजावट के लिए पॉलीस्टीरीन 100 माइक्रोन से कम मोटाई की पीवीसी बैनर शामिल हैं। इतनी चीज़ों को बैन कर दिया गया है। अब यहाँ पे ये भी देखिए, इस प्रतिबंध की कामयाबी के लिए प्रभावी कदम सरकार ने उठाए। उल्लेखनीय है कि 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलीथीन बैग्स 1 सितंबर 2021 से ही प्रतिबंध लगा दिया गया था, जबकि 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलीथीन बैग का उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। दिसंबर 2022 में प्रतिबंध रहेगा। अब ये वाला जो न्यूज़ है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था, ये जो प्रतिबंध लगाया गया है इससे रिलेटेड। अब यहाँ पे देखिए 11वें नंबर पे है, डीआरडीओ द्वारा हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियन टारगेट अभ्यास का परीक्षण हुआ। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब यहाँ पे देखिए, स्वदेश निर्मित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियन टारगेट, जिसको हम लोग हीट कहते हैं, जिसे अभ्यास नाम दिया गया है, का सफल परीक्षण ओडिशा के तट चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से हुआ। अब आगे देख लेते हैं। इसमें देखिए, अभ्यास एक ऐसा छोटा विमान है। देखिए अभ्यास एक छोटे से विमान का नाम है जो परीक्षण की जाने वाली मिसाइलों का टारगेट बनता है। देखिए एक यहाँ पे विमान होगा और यहाँ से मिसाइलें इसी को आके मारेंगी, और इसी जहाज़ का जिसको मारेंगी मिसाइलें आके, उसी का नाम है अभ्यास। ये एक तरह से एक टारगेट है। अभ्यास को डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित किया गया है। उच्च सबसोनिक गति पर इसकी लंबी उड़ान को बनाए रखने के लिए इसे एक छोटा गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित किया जाता है और इसकी गति बहुत ज़्यादा होती है। देखिए गति जब ज़्यादा होगी, क्योंकि ये देखिए सबसोनिक गति से, ये उच्च सबसोनिक गति, अगर गति ज़्यादा होगी तभी तो मिसाइलें अगर भेज पाएँ तो माना जाएगा मिसाइल बढ़िया है। तो इसीलिए ऐसा बनाया गया है कि इसकी गति भी ज़्यादा होगी। गति को बढ़ाने के लिए यहाँ पे गैस टरबाइन इंजन का यूज़ किया गया है। और यहाँ पे देखिए, मार्गदर्शन एवं नियंत्रण के लिए उड़ान नियंत्रक कंप्यूटर भी इसमें शामिल किया गया है। उड़ान नियंत्रक कंप्यूटर शामिल किया गया क्योंकि इसमें इसके मार्ग को भी नियंत्रण किया जा सकता है। सपोज़ ऐसे ये जाए, ऐसे ये उड़ेगी, वो मुड़ भी सकती है और उसी के अकॉर्डिंग मिसाइल भी मुड़ के इसको हमला करके चेक कर लेगा कि क्या मिसाइल सही है या नहीं है। तो ये एक तरह से ये एक टारगेट है बस। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझिए, अभ्यास के सफल उड़ान परीक्षण के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सशस्त्र बलों व उद्योग को बधाई दी है। तो ये सब ध्यान रखना है आपको। देखिए 12वां जो है उसमें बस पॉइंट ही है, इसको याद कर लेना है। महाराष्ट्र में शिवसेना राकांपा कांग्रेस गठबंधन सरकार अल्पमत में आने के पश्चात उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र। देखिए उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिए और शिवसेना के ही एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भाजपा के सहयोग से नई सरकार का गठन हुआ। अब नए मुख्यमंत्री वहाँ के एकनाथ शिंदे जी बन गए हैं। अब अगला देखते हैं। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय घटना, तो राष्ट्रीय सारी घटनाएं कंप्लीट हो गई। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी। अब आगे देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में क्या है। यूक्रेन व मोल्दोवा की यूरोपीय संघ की सदस्यता हेतु सदस्य देशों की सहमति। देखिए यूक्रेन और मोल्दोवा दोनों ही यूरोपीय संघ के सदस्य बनना चाह रहे हैं, जिस पे इन लोगों ने सहमति दिखा दी है। यूरोपीय संघ ने युद्ध से ग्रस्त यूक्रेन की संघ की सदस्यता प्रदान करने को प्रारंभिक सहमति जून 2022 में प्रदान की थी। जून 2022 में ही इनको प्रदान की गई थी यूक्रेन को। यूक्रेन के साथ साथ मोल्दोवा
के लिए भी यह सहमति यूरोपीय संघ ने प्रदान की है। अब देखिए यूक्रेन के साथ साथ मालदोवा को भी कर दिया है। यूक्रेन ने रूसी हमले के 4 दिन पश्चात 28 फरवरी 2022 को ही यूरोपीय संघ की सदस्यता हेतु औपचारिक आवेदन प्रस्तुत किया था। यूक्रेन के साथ साथ मालदोवा व जॉर्जिया भी यूरोपीय संघ के पड़ोसी देश हैं। इन्होंने भी किया था आवेदन। यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए यूक्रेन व मालदोवा के आवेदन को संघ की कार्यकारिणी ने 17 जून को संस्तुति दे दी। तो देखिए 2 को संस्तुति मिल गई है, यूक्रेन और मालदोवा को, जबकि इनको नहीं मिली है, जबकि जॉर्जिया को नहीं मिली है संस्तुति अभी। इसका अनुमोदन 23 जून को ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ के सभी देशों ने किया है। 23 जून को इसका अनुमोदन ब्रुसेल्स में किया गया है। अब देखते हैं इसमें संघ की सदस्यता के लिए क्रेडिट का दर्जा यूक्रेन व मालदोवा को प्राप्त हो जाएगा। जॉर्जिया के मामले में अभी देखिए कोई निर्णय नहीं है, मैं बता चुका हूँ। यूरोपीय संघ की ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा, उर्सुला वान डेर लियेन। इनका नाम बिल्कुल से याद रखना है आपको, उर्सुला वान डेर लियेन नाम है इनका। अगला प्रश्न देखते हैं, वामपंथी गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के राष्ट्रपति बने हैं। देखिए कोलंबिया के राष्ट्रपति ये बन गए हैं। लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया ने जून 2022 में संपन्न हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में वामपंथी नेता गुस्तावो पेट्रो निर्वाचित हुए हैं। तो देखिए देख लेते हैं कोलंबिया, देखिए यहाँ पे है, ये वाला जो एरिया है यही कोलंबिया का है। तो ध्यान रखना है ये नॉर्थ अमेरिका का एक कंट्री है, साउथ अमेरिका का कंट्री है, साउथ अमेरिका का एक कंट्री है। अगला देखिए यही है गुस्तावो जी जिनको बनाया गया है। तो पिक्चर देखने से देखिए याद हो जाएगा आपको, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। अगला देखिए एक और नियुक्ति यहाँ पे हुई है सिंगापुर में, फिलीपींस में एक नियुक्ति हुई है। फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम है बोंग मार्कोस इनका नाम है। देखिए फिलीपींस के पूर्व तानाशाह शासक फर्डिनांड मार्कोस नाम था उनका, के पुत्र बोंग मार्कोस जूनियर इनका नाम है, ने देश के नए राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। इनकी भी पिक्चर मैं दिखाऊंगा, देखिए ये है पिक्चर इनकी, यही है बोंग मार्कोस और यही बने हैं फिलीपींस। देखिए यहाँ पे ये जो ग्रीन वाला आपको दिखाई दे रहा है यही फिलीपींस है। तो फिलीपींस की राजधानी जो है वो मनीला है, ये भी आपको याद रखना है। अगला देख लेते हैं क्या है। देखिए ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन वर्चुअल तरीके से संपन्न हो गया है। अब इसमें समझना है 5 देशों का समूह है ब्रिक्स में आते हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये याद रखना है। का 14वां शिखर सम्मेलन था जो कि कहाँ संपन्न हुआ, 23 से 24 जून 2022 को संपन्न हुआ है। अब यहाँ पे देखिए चीन की मेज़बानी में ये था, चीन की मेज़बानी में इसको वर्चुअल तरीके से संपन्न किया गया है। 5 देशों के शासक प्रमुखों ने इसमें भाग लिया, जैसे रूस के व्लादिमीर पुतिन ने भाग लिया, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भाग लिया, ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने भाग लिया, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने भाग लिया। तो ये 5 के नाम भी थोड़े से ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद फिर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से ही पारंपरिक महत्व के मुद्दों पर चर्चा की। इस सम्मेलन में यह लगातार तीसरा अवसर था। अगले वर्ष ब्रिक्स का देखिए 15वां जो शिखर सम्मेलन होगा वो दक्षिण अफ्रीका की मेज़बानी में होने वाला है, दक्षिण अफ्रीका की मेज़बानी में होने वाला है 15वां। 13वां भारत की मेज़बानी में हुआ था, 14वां चाइना की मेज़बानी में, 15वां जो है वो दक्षिण अफ्रीका की मेज़बानी में होगा। अब अगला देख लेते हैं 5वें नंबर पे, इजराइल में सत्तारूढ़ गठबंधन टूटने के पश्चात संसद भंग हो गई। ध्यान रखिएगा इजराइल की खबर है, जहां पे प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट थे। 1 नवंबर को नए चुनावों तक येर लापिंग अंतरिम प्रधानमंत्री, देखिए वहाँ पे अंतरिम प्रधानमंत्री बना दिया गया है, येर लापिद को बनाया गया। आगे देख लेते हैं इजराइल के देखिए प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट के नेतृत्व वाले गठबंधन के टूटने से येर लापिद कार्यवाहक प्रधानमंत्री होंगे। देखिए येर लापिद को क्या किया गया है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है। प्रधानमंत्री बेनेट ने अपने पद से त्यागपत्र जून 2022 में देना उनको पड़ गया था, जून 2022 में त्यागपत्र। इसके पश्चात संसद भंग कर नए चुनाव 1 नवंबर को कराने की घोषणा वहां कर दी गई है। 1 नवंबर को नया चुनाव होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री वहां बनेंगे। फिलहाल के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री से ही
काम उन्हें चलाना पड़ रहा है, जो कि येरलापिद हैं। तो देखिए ये सब जो इम्पोर्टेंट है न्यूज़, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सब पेपर्स में अक्सर पूछ लिए जा सकते हैं। आगे देख लेते हैं, छठे नंबर पे क्या है। IMD ने विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का 37वां स्थान है। देखिए IMD द्वारा जारी किया जाता है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, नाम है इसका सूचकांक का। तो देखिए स्विट्जरलैंड स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको हम लोग IMD कहते हैं, द्वारा अर्थव्यवस्था के निष्पादन आधारित संरचना, सरकारी दक्षता और कारोबारी दक्षता आदि के आधार पर, देखिए आधार इसका क्या है, अर्थव्यवस्था के निष्पादन आधारित संरचना, सरकारी दक्षता एवं कारोबारी दक्षता आदि के आधार पर विभिन्न देशों में प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग, मतलब कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग का आकलन प्रतिवर्ष किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अब अगला देख लेते हैं, भारत सहित 63 देशों के लिए प्रतिस्पर्धा रैंकिंग जून 2022 में जारी वर्ष 2022 की रिपोर्ट के निर्धारित की गई है। इसमें भारत को 37वां स्थान है, टोटल 63 देश शामिल हैं और जारी किया गया है जून 2022 में। भारत 6 पैदानों के प्रभावी सुधार, भारत का 6 पैदान सुधार हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है इसमें। अब यहाँ पे पहले स्थान पर देख लीजिए, पहले स्थान पर यहाँ पे डेनमार्क है, जिसने दो नंबर से सुधार किया है, इसने डेनमार्क पहले नंबर पे है। अब यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट वाले नंबर पे है वेनेजुएला, सबसे लास्ट नंबर पे है, लेकिन इसने भी 1 नंबर से सुधार किया है। तो ये दोनों, ये एक याद होना चाहिए आपको, एक ये याद होना चाहिए, और भारत की रैंकिंग 37 है, ये याद होना चाहिए। बस ये 3 रैंकिंग ही आपको याद करनी है, बाकी इनसे कोई मतलब नहीं है, ये सब एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे, बस आपको लास्ट वाला याद रखना है। अब अगला प्रश्न आता है, दक्षिण कोरिया ने पूर्णतया स्वदेशी रॉकेट द्वारा पेलोड का अंतरिक्ष में परीक्षण किया है। अब यहाँ पे देखिए दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार स्वदेश निर्मित रॉकेट के जरिए एक पेलोड को अंतरिक्ष में वांछित कक्षा में स्थापित करने में सफलता 21 जून 2022 को पाई है। तो देखिए ये पेलोड को जो है वांछित कक्षा में स्थापित इसने कर दिखाया है, ये एक कीर्तिमान स्थापित किया ऐसा करके उसने, दक्षिण कोरिया ने। 1990 के दशक में दक्षिण कोरिया ने अनेक उपग्रहों को अंतरिक्ष में विभिन्न कक्षाओं में स्थापित किया है, किंतु वह सभी प्रक्षेपण विदेशी प्रौद्योगिकी से निर्मित रॉकेटों के जरिए किए गए थे। अभी तक विदेशी रॉकेटों के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन यह स्वदेशी रॉकेट इन्होंने बना लिया है, जिसके जरिए प्रक्षेपण का पहला प्रयास दक्षिण कोरिया ने अक्टूबर 2021 में किया था, जो कि थोड़ा सा विफल हो गया था। अब यहाँ पे देखिए विफल कैसे हुआ था। उस प्रयास के तहत क्या हुआ था कि रॉकेट का डमी पेलोड 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया था, 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक तो पहुंच गया था, किंतु रॉकेट के तीसरे चरण का इंजन नियोजित समय से पहले ही जल जाने के कारण यह वांछित कक्षा में प्रवेश नहीं कर पाया। तो यहाँ पे देखना है इंजन जल गया था नियोजित समय से पहले ही, जिसकी वजह से ये प्रवेश नहीं कर पाया था। 21 जून के प्रक्षेपण की सफलता के पश्चात दक्षिण कोरिया अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित करने की क्षमता वाला विश्व के गिने चुने देशों में की श्रेणी में शामिल हो गया है। स्वदेशी रॉकेट के जरिए पेलोड के सफल परीक्षण से दक्षिण कोरिया ने यह सिद्ध कर दिया है कि अंतरिक्ष आधारित निगरानी प्रणालियों के साथ साथ बड़ी मिसाइलों के निर्माण के लिए भी क्षमता अब उसके पास है। इससे दक्षिण कोरिया की बढ़ती हुई अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा मिलेगा। तो देखिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था। इसका जो नाम है, हाँ ये चीज़ याद रखिएगा, इसका नाम क्या है ये बताइएगा। आपने न्यूज़ में सुना होगा, इसका मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, जानबूझ के नहीं लिखा है कि आप इसका नाम बता सके कमेंट में। तो ये जो स्वदेशी रॉकेट है जिसको दक्षिण कोरिया ने वो किया है अभी, तो उसका नाम क्या है ये बताइएगा। वीडियो के अंत तक मैं बता ही दूंगा इसको भी। G7 का 48वां शिखर सम्मेलन जर्मनी के श्लास एल्मो वहाँ का जगह है जर्मनी का, वहाँ पे संपन्न हुआ। G7 का ध्यान रखिएगा 48वां सम्मेलन था और वो जर्मनी में संपन्न हुआ। अब देखते हैं न्यूज़ डिटेल में क्या था। विश्व के औद्योगिक रूप से संपन्न 7 देशों के समूह G7 का 48वां शिखर सम्मेलन जर्मनी के चांसलर, ध्यान रखिएगा जर्मनी के चांसलर का नाम है ओलाफ शोल्ज, की मेज़बानी में श्लास
एल्मो में 27 से 28 जून में हुआ था। तो ये ध्यान रखना है। 7 देशों का एक समूह है G7। 48वां शिखर सम्मेलन था। जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज की मेजबानी में श्लॉस एल्मो में 27 से 28 जून को हुआ था। इतनी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। अब अगला देखते हैं। G7 शिखर सम्मेलन में बेहतर भविष्य में निवेश, जलवायु और स्वास्थ्य पर एक सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु, ऊर्जा और स्वास्थ्य पर G7 सत्र को संबोधित करते हुए भारत में स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए आगे आने के लिए आग्रह G7 देशों से किया है प्रधानमंत्री जी ने। अब यहाँ पे देखिए G7 में जो जो लोग शामिल हुए थे उनके सातों में जर्मनी के चांसलर देखिए ओलाफ सोल्ज थे, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन गए थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो गए थे, उसके बाद अर्जेंटीना के राष्ट्रपति एल्बर्ट फर्नांडेज गए थे, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रैमफोसा गए थे, और यहाँ पे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो गए थे, और यहाँ पे एक और प्रधानमंत्री हैं, ये फ्रांस के प्रधानमंत्री इमैनुएल मैक्रों गए थे। तो इन प्रधानमंत्रियों के नाम थोड़े से आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरीके से। 49वां जो शिखर सम्मेलन है 2023 में जापान की मेज़बानी में होगा। 49वां जो है जापान की मेज़बानी में होगा। 48वां आपको पता ही है कि ओलाफ सोल्ज ने करवाया था, और ये है चांसलर है जर्मनी में ये हुआ था, जर्मनी की मेज़बानी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की दृष्टि से वियना रहने के लिए सबसे उपयुक्त शहर साबित हुआ है। देखिए पहले नंबर पे वियना को रखा गया। दिल्ली व मुंबई को क्रमशः 112वें और 117वें स्थान पर रखा गया। थोड़ा सा डिटेलिंग और जान लेते हैं इसमें। विश्व में रहने के योग्य अच्छे शहरों की रैंकिंग ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स द्वारा जारीकर्ता कौन है? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के आधार पर जारी की जाती है। ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट ग्रुप के इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रति वर्ष निर्धारित की जाती है। अब यहाँ पे देखिए EIU जिसको हम लोग इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट कहते हैं कि वर्ष 2022 की ऐसी रैंकिंग जारी की गई जिसमें प्रमुख 173 शहरों के लिए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स आकलित किया गया। 173 शहरों के लिए इसमें भारत के 2 ही शहर दिल्ली और मुंबई क्रमशः 112वें और 117वें स्थान पर रहे। दोनों ही शहर की रैंकिंग पिछले वर्ष की तुलना में मामूली सा सुधार आया है। पिछले वर्ष 2021 में भी ग्लोबल लिवेबिलिटी रिपोर्ट में भारत के दिल्ली व मुंबई ही शामिल थे और 140 शहरों में इसकी रैंकिंग 118 से 119 थी। देखिए पिछली बार शहर को कम शामिल किया गया था, तब भी रैंक 118 और 119 थी। अब ज़्यादा शहरों में भी रैंक अच्छी थोड़ी सी हुई है पिछले साल के मुकाबले। अब अगला देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिस्ट मैंने बना दिया हुआ है, लिस्ट की मैंने पिक्चर लगा दिया है। पहले स्थान पर वियना है, लास्ट स्थान पर देख लीजिए दमिश्क सीरिया है। तो ये दोनों के नाम आपको याद होने चाहिए। दमिश्क सीरिया लास्ट पे, पहले स्थान पर वियना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में 163 देशों में भारत का 135वां स्थान है ग्लोबल पीस इंडेक्स में। अब आगे देखिए थोड़ा सा इसकी डिटेलिंग जान लेते हैं। सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की वर्ष 2020 की ताज़ा ग्लोबल पीस रैंकिंग में 163 देशों में 135वें स्थान पर भारत रहा। टोटल 163 देशों की सूची जारी की गई। पिछले वर्ष भारत 3 पायदान का सुधार दर्शाता है। मतलब अगर देखा जाए तो पिछले वर्ष भारत का रैंक जो है इस बार 135वां है, तो पिछले बार 138वां था। तो इस बार कुछ सुधार है 3 पायदान। यह देश शांति की अति निम्न स्थिति को दर्शाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत खुशी की बात है हम लोग के लिए, क्योंकि ये निम्न स्थिति को दर्शाता है, शांति की निम्न स्थिति को, मतलब शांति लगभग नहीं के बराबर है। सिडनी स्थित इस संस्थान की वर्ष 2022 की रिपोर्ट में जून 2022 में जारी की गई रिपोर्ट में भारत सहित कुल 163 देशों के लिए शांति सूचकांक आकलित किए गए हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। देखिए इसमें जो पहले स्थान पर है आइसलैंड को पहले स्थान पर रखा गया है। इसकी जो शांति सूचकांक है 1.107 है। और सबसे अंतिम स्थान की बात करें तो अफ़गानिस्तान को सबसे अंतिम स्थान मिला है। शांति में सबसे ख़राब स्थान अफ़गानिस्तान का है। ये कुछ पड़ोसी देश है, इंपॉर्टेंट नहीं है, मत ले देखिएगा, वैसे मैंने लगा दिया है।
अब यहाँ पे देखिए 11वां है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक। 180 देशों में भारत को देखिए सबसे लास्ट स्थान 180वां स्थान भारत का मिला है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में। तो पर्यावरण के मामले में विभिन्न देशों के निष्पादन का आकलन विश्व WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से येल व कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा, तो देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम साथ ही साथ सहयोग किया है येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा, विभिन्न मानकों के आधार पर इसकी रैंकिंग को जारी किया जाता है। देखिए वो मानक क्या हैं? वायु प्रदूषण, पेयजल गुणवत्ता, वृक्षादित क्षेत्र संतुलन, उसके बाद है फिर जीव संरक्षण आदि मानकों के आधार पर, ये सब मानक हैं, इनके आधार पर ही ये रैंकिंग जारी की जाती है। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पहले पता चल गया भारत 180वें स्थान पर है। अब यहाँ पे पहले स्थान की बात करें तो डेनमार्क है, डेनमार्क पहले स्थान पर है। और यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे लास्ट में तो भारत ही है, ठीक है। अब अगला देखिए यहाँ पे 12वें नंबर पे है ब्रिटेन। ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक के 70 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यहाँ पे प्लैटिनम जुबली का समारोह मनाया गया। देखिए देखते हैं क्या है खबर मेन। ब्रिटेन की महारानी जो है एलिजाबेथ द्वितीय अपने पिता के निधन के पश्चात 6 फरवरी 1952 को राज सिंहासन पर बैठी थीं तथा ब्रिटेन की महारानी के रूप में उनका राज्याभिषेक 2 जून 1953 को हुआ था। उनके शासन के 70 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 70 वर्ष उनके शासन के पूरे हो गए, उसी के उपलक्ष्य में प्लैटिनम जुबली समारोह मनाया गया। अब देखिए इस उपलक्ष्य में एक विशेष अवकाश 3 जून को ब्रिटेन में घोषित किया गया। अगला देखते हैं रक्षा संबंधों के विस्तार हेतु भारत मलेशिया वार्ता। देखिए भारत और मलेशिया के बीच में वार्ता हुई है रक्षा संबंधों में सुधार के लिए। भारत और मलेशिया के बीच रक्षा संबंधों में विस्तार हेतु दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच वार्ता 27 जून 2022 को संपन्न हुई। तो रक्षा मंत्रियों में वार्ता हुई थी, ये भी ध्यान रखना है आपको। भारत के रक्षा मंत्री आपको पता ही है राजनाथ सिंह जी हैं और वो मलेशिया के समकक्ष हिशामुद्दीन तुन हुसैन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडिया डिफेंस कॉपरेशन मीटिंग, जिसको MIDCOM में दोनों रक्षा मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा उपयोग को चिन्हित किया तथा इसे और आगे बढ़ाने की चर्चा की। तो ये था इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखिए दोनों देशों के बीच आगामी मिडकॉम जुलाई 2022 में, मिडकॉम का मतलब घबराना नहीं है, ये जो मीटिंग होती है उन्हीं को मिडकॉम कहते हैं, जुलाई 2022 में संभावित है, जिससे इस मुद्दे पर आगे बातचीत की जाएगी। अगला जो है 14वें नंबर पे है वो है हंगरी के कसावा कोरोसी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। तो देखिए 76वें सत्र के अब्दुल्ला शाहिद थे, अब उनकी जगह पे कसाबा कोरोसी को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। 7 जून 2022 को निर्वाचित हुए हैं ये, और ये जगह किसके लिए है मैंने बता ही दिया आपको। 15वें नंबर पे है जापान, इक्वाडोर, माल्टा। देखिए जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक व स्विट्जरलैंड 1 जनवरी 2023 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। देखिए भारत भी चुना गया था 1 अगस्त 2021 को, भारत भी चुना गया था इसका अस्थायी सदस्य। अब आगे देख लेते हैं। जापान, इक्वाडोर, माल्टा और मोजाम्बिक व स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र के नए अस्थायी सदस्य 1 जनवरी 2023 को चुने गए और परिषद में 2 वर्षों के लिए इनकी सदस्यता के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में चुनाव 9 जून 2022 को हुआ था। इन चुने गए सदस्यों में स्विट्जरलैंड एवं माल्टा को, देखो स्विट्जरलैंड और माल्टा जो है वो पश्चिमी यूरोप और अन्य देशों के क्षेत्र में, जापान एशिया प्रशांत क्षेत्र में, और इक्वाडोर को लैटिन अमेरिका व कैरेबियन क्षेत्र से तथा मोजाम्बिक को अफ्रीकी क्षेत्र से चुना गया। देखिए हर एक क्षेत्र से एक लोगों को यहाँ चुना गया है, वो चीज़ बताई गई है। यहाँ पे आप देख लेते हैं आर्थिक परिदृश्य। देखिए आर्थिक परिदृश्य का मैं PDF नहीं बना पाया हूँ, इसलिए मैंने बुक ही डाल दी है, लेकिन इसमें सारी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है क्योंकि इसमें नहीं तो पढ़ने पे बहुत टाइम लग जाएगा और फालतू की चीज़ें हैं जो पेपर के लिए आपके रेलेवेंट नहीं है, तो इसीलिए बस कुछ ही चीज़ें पढ़नी है। देखिए मैं बता देता हूँ, वही के आप नोट्स बनाइएगा अगर आप नोट्स बनाते हैं। 2022-23 में खरीफ उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण फिर से किया गया है। तो देखिए इसमें बस ये चार्ट देख लीजिए, ये यहाँ पे सब कुछ पता चल जाएगा। बस आपको 2 याद रखना है, धान का याद रखना है
और ज्वार बाजरा नहीं याद रखना है, गेहूं का एक याद रखना है, बस ये 2 चीज़ों का याद रखना है अगर सुधार हुआ तो। नहीं, गेहूं नहीं है तो यहाँ पे ज्वार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 2022-23 में इसका एमएसपी जो है वो 2040 हो गया है। धान ग्रेड ए का अगर धान है तो 2060 हो गया है, और पहले ये 1940 था, अब इसमें बढ़ोतरी हुई है, इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। देखिए सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी किस में हुई है ये भी याद रखना है आपको। तो देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें इन्फॉर्मेशन। देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य ने इस वर्ष सर्वाधिक 523 प्रति क्विंटल की वृद्धि तिल पर हुई है। तिल पर सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, ये याद रखना है। तो धान का याद रखना है, और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा वृद्धि तिल में हुई है। ये 2 बस पॉइंट याद रखना है आपको, बाकी ये सब कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे पेपर में क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो अब अगला देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, एक ये चीज़ याद रखना है। देखिए मई 2022 में थोक मूल्य सूचकांक की अगर बात करें, थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 15.88% हो गई है। देखिए थोक मूल्य मुद्रास्फीति इतनी हो गई है, 31 वर्षों में ये सर्वोच्च रही है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मुद्रास्फीति की दर बहुत ही हाई तरीके से बढ़ी है। ये अगर आप ग्राफ में देखें तो ये देखिए, ये है मई 2022 का परिदृश्य। देखिए अप्रैल 2022 में इतना था और मई में डायरेक्टली इतना जंप कर गया है, जो कि एक सोचने का विषय है, लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं पूछता है इसलिए क्योंकि ये हर महीने चेंज होते रहता है। अब अगला देख लेते हैं हम लोग। रेपो दर से संबंधित बैंकिंग दरों में पुनर्वृद्धियां की गई हैं। तो देखिए रेपो दर में ये भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लीजिए। रेपो दर को मई 2020 से अप्रैल 2022 में 4% की दर पर ही रखते हुए तरलता में वृद्धि को प्रोत्साहन आरबीआई ने दिया है। इसमें कोरोना महामारी की अन्य चुनौतियों से जूझ रही अर्थव्यवस्था को विकास के मार्ग में आगे बढ़ाने का मौका मिला है। तो ये है। अब यहाँ पे देखिए, किंतु इस प्रयास में मुद्रास्फीति की दर जनवरी 2022 में, देखिए रेपो दर तो सेम रखा गया है, लेकिन उससे प्रॉब्लम ये हुआ कि मुद्रास्फीति की दर बढ़ गई है, 6.01% हो गई है, जो कि थोड़ा सा सोचने वाली बात है। इसीलिए बाद में अब जो है 6 से 8 जून को 0.50% इस दर में इतने प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। अब जो रेपो दर है वो 4.40% कर दिया गया है। इतने से बढ़ाकर 4.90% कर दिया गया है। तो ये याद रखिएगा, 4.4% पहले था, अब 4.90% कर दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा, ये रेपो दर कर दिया गया है। अन्य संबंधित अगर हम लोग दरों की बात करें तो यहाँ से देख लीजिए लिखा हुआ है, अन्य संबंधित अगर दरों की बात करें तो उतना ही वृद्धि हो गई है जितना, देखिए मार्जिनल एमएसएफ की अगर हम लोग बात करें तो 4.65% से बढ़कर 5.15% हो गया। बैंक दर जो है वो 4.65% से 5.15% हो गया है। उसके बाद स्टैंडिंग डिपॉजिट की अगर बात करें हम लोग तो स्टैंडिंग डिपॉजिट इतना हो गया है, देखिए इतना हो गया है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब आंकड़े दिए हुए हैं, इसी से आप देख लीजिए। तो देखिए ये रेपो दर इतना, रिवर्स रेपो दर 3.35, एसडीएफ जो है वो हो गया 4.65, एमएसएफ 5.15 हो गया, बैंक रेट 5.15 हो गया, नकद सीआरआर 4.50 हो गया, सर्वाधिक तरलता अनुपात जो है सांविधिक तरलता अनुपात 18% हो गया। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये सब आंसर में लिखने में अच्छा रहेगा अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं। वैसे ये पीटी में नहीं पूछा जाता। अगला देख लेते हैं। 2021-22 के दौरान देश में टेलीफोन कनेक्शन की संख्या में भारी गिरावट आई है। देखिए टेलीफोन संख्या में गिरावट आई है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें डिटेल में, अगर थोड़ा सा इसको पढ़ने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, टेलीफोन कनेक्शन संख्या में गिरावट के चलते पिछले वर्ष में देश में टेली डेंसिटी में भी गिरावट आया है। ताज़ा आंकड़ों के आधार पर मार्च 2022 की अगर बात करें तो उसके अंत में देश में टेली डेंसिटी 84.88% हो गई है। देखिए प्रति 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शन को टेली डेंसिटी दर्शाते, तो प्रति 100 लोगों पे 84.88% लोगों के पास मतलब ये है फ़ोन कनेक्शन है, तो ये दर्शाया गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आंकड़े कुछ दिए हुए हैं टेलीफोन उपभोक्ताओं के बारे में। तो यहाँ पे देखिए कुल इतना है, देखिए कुल शहरों में इतना है 1,201.20 है कनेक्शन, इतने कनेक्शन है। यहाँ पे देखिए वृद्धि होने की जगह -2.85 की घटोतरी हुई है, घट गया है, इतना हो गया है।
पहले कितना था देखिए, अगर शहरों की बात करें तो शहरों में 663.77 था, अब उसको घट के वो इतना हो गया। गाँव में भी देखिए इतना था, घट करके इतना हो गया। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैसे ये पूछेगा नहीं, बस टेली डेंसिटी ओवरऑल पता होना चाहिए कितना है। तो ओवरऑल टेली डेंसिटी जो है 84.88 है। ध्यान रखिएगा, ये वाला बस पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल डेंसिटी जो है 84.88% है। और टेली डेंसिटी होता क्या है ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक। अब अगला अगर हम लोग देखें तो इसमें ये है, तो 2021-22 के लिए ईपीएफ जमाओं पर ब्याज 8.1%। देखिए ईपीएफ जमाओं पर ब्याज इसका 8.1% है। अगर हम लोग बात करें कर्मचारी भविष्य निधि, जिसको हम लोग ईपीएफ कहते हैं, उसमें जमाओं में विगत, देखिए ये याद रखिएगा 8.1% है। कर्मचारी भविष्य निधि के जमाओं का ब्याज 8.1% है। बस इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। अब अगला देख लेते हैं, 2022-23 की दूसरी तिमाही के लिए लघु बचतों पर ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं है। तो बचत खाते में कोई परिवर्तन नहीं, एक बार इसको देख लीजिएगा, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला देख लेते हैं, देखिए करेंसी नाटो की छपाई लागत में वृद्धि। देखिए करेंसी में वृद्धि हो गई है नाटो की छपाई में। तो यहाँ पे देखिए 2021 करेंसी नोट, सॉरी एक मिनट, नोटो लिखा है ना यहाँ पे, हाँ, करेंसी नोटों की छपाई लागत में वृद्धि हो गई है। देखिए छपाई करने में अब पहले कम खर्चा आता था, लेकिन अब मुद्रास्फीति बढ़ने की वजह से इसका खर्चा बढ़ गया है, तो आरबीआई नोटों की छपाई में बढ़ गया है। जैसे नोटों का अंकित मूल्य रुपये, अगर 10 रुपये का नोट छापा जाता है तो 960 रुपये का 21-22 में खर्चा आता है। 20 के नोटों पे 950 का खर्चा आता है। उसी तरह 2000 के नोटों पे तो अभी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन 500 के नोटों पे का अगर छपाई होता है तो 2290 का खर्च आता है। उल्लेखनीय है कि करेंसी नोटों की छपाई हेतु 2 प्रेस मैसूर व सालबोनी में है। देखिए दो प्रेस हैं, एक मैसूर में, एक सालबेनी में स्थित है, जबकि 2 प्रेस नासिक और देवास में स्थित हैं। इसमें मैसूर के सालबानी स्थित आरबीआई के पूर्व स्वामित्व वाली इकाई भारतीय रिजर्व बैंक नोड मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के नियंत्रण में है, जबकि नासिक और देवास वाली जो है वो सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधीन है। सिक्कों की ढलाई का आधार केवल केंद्र सरकार के पास है। सिक्कों की ढलाई मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता व नोएडा में होती है। तो ये वाला और एक ये वाला याद रखिएगा कितना कितना खर्चा आता है। अब आगे देखिए, भारत पेट्रोलियम के निजीकरण का प्रक्रिया फ़िलहाल रुक गई है। तो पेट्रोलियम के निजीकरण की प्रक्रिया रुक गई है, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, उनको जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, मार्च 2022 के अंत में भारत पर विदेशी ऋण, आरबीआई की रिपोर्ट। तो ध्यान रखिएगा भारत की विदेशी ऋण कितना है। भारत में कुल विदेशी ऋण 620.7 अरब डॉलर था, जो कि वर्ष पूर्व इतना था। देखिए इतना पहले 2 मार्च 2021 में इतना था, बढ़ के वो इतना हो गया विदेशी ऋण। तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा, विदेशी ऋण में 47.0 अरब डॉलर या फिर 8.2% की वृद्धि हुई है। 8.2% की वृद्धि हुई है और इतने अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। ये 2 चीज़ें भी याद रखनी है आपको। साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि डॉलर के मूल्य में यदि वृद्धि नहीं हुई होती तो 2021-22 में विदेशी ऋण 47.1 अरब डॉलर की बजाय 58.8 अरब डॉलर की होती। देखिए अभी नोटों की वैल्यू जो है डॉलर के मुकाबले में घटी है, जिसकी वजह से ये ऋण भी बढ़ गया है ज़्यादा। वृद्धि इतने डॉलर के स्थान पर इतने डॉलर की होती, नहीं सॉरी उल्टा मैंने बता दिया। वो नोटों की वैल्यू हमारे यहाँ की कम हुई है, उससे इसी वजह से थोड़ा वृद्धि कम वृद्धि हुई है, नहीं तो 58.8 अरब डॉलर की वृद्धि हो जाती विदेशी ऋण में। तो ये अच्छी बात है हम लोग के लिए देखा जाए तो। और देखें मार्च के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण जीडीपी का 19.9% है, जो कि वर्ष पूर्व मार्च 2021 में 21.1% था। तो देखिए यही जितने पॉइंट मैंने अभी बताए हैं यही सब पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, बाकी इसमें कोई पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। याद रखना है आपको कि 620.7 अरब डॉलर ऋण है
और पिछले साल 573.7 ऋण था, जिसमें से 47.0 की वृद्धि हुई है, 8.2% की वृद्धि हुई है। अभी देखिए नोटों की मूल्य जो है हमारे यहाँ का कम हुआ, बढ़ा, मतलब नोटों की वैल्यू कम हुई है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ 47.1 अरब डॉलर का ही ऋण में वृद्धि हुई है, नहीं तो 58.8 अरब डॉलर की वृद्धि हो जाती। और अगर देखा जाए तो कुल विदेशी जीडीपी का 19.9% है, जो कि अंत तक 21.1% से कम, जो एक वर्ष पूर्व इतना था। ठीक है, इतना ये सब याद हो गया होगा मुझे लगता है आपको। अब अगला देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी एक अलग से बना के इन लोगों ने दे दिया है, इसको भी एक बार ज़रूर आप देख लें। अगला देखिए, घरेलू उत्पादित कच्चे तेल के विपणन से नियंत्रण हटाने को सरकार की मंजूरी मिल गई है। तो देखिए तेल क्षेत्र में उदारीकरण की दिशा में एक और पहल के तहत सरकार ने घरेलू उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री 1 अक्टूबर 2022 को अनियंत्रित करने को, मतलब डीरेगुलेशन ऑफ स्केल ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूस क्रूड ऑयल, मंजूर प्रदान कर दी है। इस आशय का निर्णय आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति में श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 29 जून 2022 को संपन्न बैठक में लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए बस ये चीज़ आपको याद रखना है कि घरेलू उत्पादित कच्चे तेल के विपणन के नियंत्रण को हटाने पर सरकार की मंजूरी 1 अक्टूबर 2022 को दिया गया। 1 अक्टूबर 2022 को अनियंत्रित करने की बात की गई है। तो बस इतना चीज़ पॉइंट याद रखिएगा इसमें। अगला प्रश्न जो है वो देखिए, ये वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। देखिए, स्वतंत्रता व्यापार समझौते तो भारतीय यूरोपीय संघ वार्ता पुनः प्रारंभ हो गई है। तो देखिए भारत और यूरोपीय संघ के बीच स्वतंत्र व्यापार समझौते के लिए दोनों पक्षों में वार्ता 27 जून 2022 को पुनः शुरू कर दी गई है। आपसी आर्थिक संबंधों की सुदृढ़ता के लिए यह वार्ता 8 वर्षों के अंतराल के पश्चात पुनः प्रारंभ की जाएगी। देखिए 8 वर्षों के अंतराल पर इसे पुनः प्रारंभ किया जाएगा। इस वार्ता के पहले चरण में दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारियों ने 1 जुलाई 2022 को इस मामले में बातचीत नई दिल्ली में की है। तो ये वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। तो 8 वर्षों के अंतराल के बाद ये फिर से वार्ता स्टार्ट हो गई है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अगला जो है, विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जेनेवा में संपन्न हुआ है। तो कहाँ संपन्न हुआ है? जेनेवा में संपन्न हुआ है। तो 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन था जो कि जेनेवा में संपन्न हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि संगठन के सर्वोच्च नीति निर्धारक मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन सामान्यतः 2-2 वर्षों के अंतराल पर होता है, किंतु कोविड-19 की वजह से ये क्या हुआ है, इसका बार बार विलंबन हुआ है। इस सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने किया है। तो ध्यान रखना है, इन्होंने किया है, 2-2 वर्षों पर होता है, लेकिन कोविड महामारी की वजह से बार बार निलंबित होता रहा है। यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट, इस सम्मेलन में देखें, यहाँ पे ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इस सम्मेलन की एक बड़ी सफलता कोविड-19 के टीके के निर्माण पर 5 वर्षों के अस्थायी पेटेंट छूट देने के लिए सहमति पर हुई है। इसके तहत मूल निर्माता को मंजूरी लिए बिना टीकों का उत्पादन किया जा सकेगा। इससे गरीब देशों को कम कीमतों पर टीका मिल सकेगा और मत्स्य पालन सब्सिडी पर एक समझौते से मछलियों के भंडारण में कमी की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी। तो ये समझ में आ गया। अब इसमें यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, एक यहाँ पे भारत गौरव रेलगाड़ियों का परिचालन हुआ है। तो भारत गौरव योजना के तहत देश के पहली निजी रेलगाड़ी का परिचालन दक्षिण भारत स्थित रामायण से जुड़े महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ते हुए 18 दिन के पश्चात वापस दिल्ली पहुंचेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, रामायण से जुड़े शहरों को ये जोड़ेगी। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ऐसी पहली रेलगाड़ी 14 जून 2022 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर नॉर्थ रेलवे स्टेशन से रवाना हुई, जो तिरुपुर, इरोड, सेलम, येलाहंका और धर्मावरमन ये सब स्टेशनों पर रुकते हुए पश्चात 16 जून को प्रातः महाराष्ट्र के साईनगर शिरडी पहुंची। रेलगाड़ी की कोयम्बटूर की वापसी 19 जून को
प्रारंभ हुई इस राउंड ट्रिप को इस प्रकार निर्धारित किया गया कि इसके यात्रियों के मार्ग में महत्वपूर्ण दार्शनिक स्थलों को देखने का अवसर मिल सके। तो यहाँ पे यही चीज़ इम्पोर्टेंट था। तो ये ट्रेन ध्यान रखना है, ये क्या है, भारत गौरव रेलगाड़ी, ये योजना के तहत किया गया है, रामायण से संबंधित सभी स्थानों पर जाएगी और इम्पोर्टेंट है ये। अब अगला देख लेते हैं। देखिए अब नवीनतम सामान्य ज्ञान है, यहाँ पे नियुक्तियाँ वगैरह दी हुई हैं, इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले DDR समझते हैं, डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रेस्पोसिटरी क्या होता है, रिपोजिटरी क्या होता है। यह भारत सरकार का एक ऐसी नई योजना है जिसके तहत प्रत्येक जिले में सूक्ष्म स्तर पर लुप्त हो रही भारत की कहानियों को खोजने और उनके दस्तावेजीकरण करने का प्रयास किया जाएगा। देश के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के अनुसार इन्हें 4 श्रेणियों में व्यक्त एवं व्यक्तित्व, घटना एवं क्रम, जीवित परंपराएं और छिपे हुए खजाने में विभाजित किया गया है। योजना का उद्देश्य यह है कि स्थानीय इतिहास के संबंधित कहानियों एवं लुप्त होती स्मृतियों को समय रहते ही प्रलेखित किया जा सके। अब देखिए यहाँ पे कुछ नियुक्तियाँ हुई हैं। नियुक्तियों में आपको बस याद रखना है कि उनको किस पद पे किया गया है, ये डिटेलिंग जानने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो पेपर में नहीं पूछता है। देखिए परमेश्वरम अय्यर जो है वो नीति आयोग के नए CEO बने हैं, नए CEO परमेश्वरम अय्यर बने हैं। दूसरा जो नियुक्ति हुआ है महत्वपूर्ण, तपन कुमार डेका जी गुप्तचर ब्यूरो के नए प्रमुख बने हैं। यही आपको कॉपी में लिखना है, बस ये हेडिंग, तपन कुमार डेका गुप्तचर ब्यूरो के नए प्रमुख बने हैं। अगली नियुक्ति की बात करें तो यहाँ पे देखिए रॉ के सामंत गोयल के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि हुई है। रॉ के सामंत गोयल के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि हुई है। सामंत रॉ के प्रमुख कौन है, सामंत गोयल है। उसके बाद रुचिका कंबोज संयुक्त राष्ट्र संघ के भारत की स्थायी प्रतिनिधि बनी है, रुचिका कंबोज इनका नाम है। उसके बाद अगला जो नियुक्ति है वो देख लेते हैं, ये हैं अगले हैं दिनकर गुप्ता NIA के नए महानिदेशक दिनकर गुप्ता जी बने हैं। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे न्यायमूर्ति रंजना देसाई प्रेस काउंसिल की नई अध्यक्ष बनी है। प्रेस काउंसिल की नई अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना देसाई बनी है। अगला नियुक्ति देख लेते हैं, भारत के कृष्णा श्रीनिवास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत विभाग के नए निदेशक बने हैं। अगला देख लेते हैं, 4 उद्योगपति RBI के सेंट्रल बोर्ड में अंशकालिक निदेशक बने हैं। 4 उद्योगपति RBI के सेंट्रल बोर्ड के अंशकालीन निदेशक बने हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा नाम याद रखिएगा। इसमें महिंदा के आनंद महिंदा बने हैं। कैंडिला हेल्थ केयर के पंकज पटेल बने हैं। IIM के रविंद्र ढोलकिया बने हैं तथा TVS मोटर के वेणु श्रीनिवासन शामिल हैं। तो यही चारों लोगों की नियुक्ति की गई है। अगला देखते हैं, नितिन गुप्ता CBDT के नए चेयरमैन। नितिन गुप्ता CBDT के नए चेयरमैन बने हैं, ये याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे एक आईफा पुरस्कार है। आईफा पुरस्कार जो है वर्ष 2021 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए इंटरनेशनल आईफा पुरस्कार दिया जाता है। कोरोना संक्रमण के कारण 2020 में पुरस्कार वितरण समारोह नहीं हो सका। 21वें वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा इंस्टाग्राम के जरिए कर दी गई हैं। अब इसमें देखिए, इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो शेरशाह को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन है। यहाँ पे देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विकी कौशल है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन है, ये भी याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री जो है, बस ये दोनों याद रखना है, बाकी सह अभिनेत्री याद रखने की ज़रूरत नहीं। अब इसमें कोई भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, वही मेन थे। उसके बाद देखिए तकनीक पुरस्कार की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ नहीं, अब ये सब भी याद रखना नहीं है। बस पीपुल्स पुरस्कार, पॉपुलर पुरस्कार में आपको 2 याद रखना है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निदेशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, बस। इसके अलावा और कोई भी चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 में जो है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 में बायोमेडिकल की छात्रा जो हैं खुशी पटेल को उन्होंने ताज जीता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का ताज खुशी पटेल ने जीता है, ये है खुशी पटेल। देखिए महत्वपूर्ण कुछ निधन हुए हैं, उनका संबंधित क्षेत्र आपको जानना जरूरी है। जैसे पलोंजी मिस्त्री,
पलोंजी मिस्त्री का निधन हो गया है। तो पलोंजी मिस्त्री जो थे इनका संबंध किससे था? देश के जाने माने उद्योगपति उद्यमी थे ये, जिनका मुंबई में निधन हो गया। तो ये एक उद्यमी थे, ये याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला निधन किनका हुआ है? तो वरिंदर सिंह का हुआ है। तो देखिए वरिंदर सिंह कौन थे, इनको जानते हैं हम लोग। देश के पूर्व वर्षों के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी वरिंदर सिंह, हॉकी खिलाड़ी थे वरिंदर सिंह, ये भी याद रखना है। हरिचंद्र देखिए कौन थे? तो 1978 में बैंकॉक एशियाई खेलों में पुरुषों की इतने मीटर की दौड़ में, तो देखिए ये एथलीट थे, दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। अगला देखते हैं वर्ष दिवस और सप्ताह। देखिए जून के कुछ महत्वपूर्ण दिवस याद रखने हैं आपको। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है क्योंकि 2 जून 2014 को ही तेलंगाना को अलग किया गया था आंध्र प्रदेश से। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 तारीख को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 9 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस, 9 जून को अमर शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि, 12 तारीख को बाल श्रम निषेध दिवस, 14 तारीख को विश्व रक्तदाता दिवस, 16 जून को परिवारों को धन संप्रेषण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। उसके बाद अगला जो है 17 जून को मरुस्थलीय एवं अनावृष्टि की रोकथाम के लिए दिवस, 18 जून को गोवा क्रांति दिवस, 19 जून को विश्व फादर्स डे, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, 21 जून को विश्व शांति दिवस, 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस और 26 जून को मादक द्रव्यों के दुरुपयोग एवं इसके अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 27 जून को संयुक्त राष्ट्र सूक्ष्म लघु एवं मध्यम एमएसएमई दिवस और प्रतिवर्ष 27 और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। सांख्यिकी दिवस याद रखना है किनकी? पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस के रूप में। 30 तारीख को संथाल हूल दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रखना है। देखिए महत्वपूर्ण पुस्तकें कुछ है। अ प्लेस कॉल्ड होम, पहली पुस्तक ये है जो प्रीति सिनाय की पुस्तक है, प्रीति सिनाय की। उसके बाद इट स्टार्ट्स विथ अस, ये पुस्तक है कोलिन हूवर की। स्टेट ऑफ टेरर जो पुस्तक है वो हिलेरी रोधम क्लिंटन व लुइस पैन की पुस्तक है। देखिए कुछ ऑपरेशन चलाए गए, कुछ अभ्यास हुए, उसको भी याद रखना है आपको। तो आइए देख लेते हैं कौन सा हुआ। बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान क्वेस्ट 2022 भारत की भागीदारी। देखिए खान क्वेस्ट हुआ है, अभ्यास का नाम है खान क्वेस्ट। देखिए यहाँ पे 16 देशों की सैन्य टुकड़ियों ने भाग लिया है। ये बहुराष्ट्रीय शांति वाहिनी अभ्यास खान क्वेस्ट 2022 मंगोलिया में संपन्न हुआ। कहाँ पे? मंगोलिया में संपन्न हुआ। इसमें भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व लद्दाख स्काउट्स की टुकड़ी ने किया। लद्दाख स्काउट्स ने इसकी प्रतिनिधि किया है इसमें। ये देखिए 14 दिनों का सैन्याभ्यास था। इसका उद्देश्य सहभागिता देशों में के बीच सैन्य सहयोग का विकास करना और साथ ही इस देश में सशस्त्र बलों का सर्वश्रेष्ठ प्रचलन को साझा करना है। अब देखिए यहाँ पे रिम्पैक्स 2022 भारत की भागीदारी रिम्पैक्स में भी रही। इसमें देखिए क्या रहा, विश्व में सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यासों रिम्पैक है में भारत भी शामिल हुआ। अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व में देखिए यहाँ पे 26 देश शामिल हुए थे अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व में। यह द्विवार्षिक नौसेना संयुक्त अभ्यास हवाई द्वीप के पर्ल हार्बर पर शुरू किया गया, तो याद रखिएगा। और भारत की तरफ से युद्धपोत आईएनएस सतपुड़ा शामिल हुआ था इसमें। अगला देखिए सम्मेलन की अगर बात करें तो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है, आप ये मैंने बता ही दिया है। वित्त मंत्रियों, केंद्रीय बैंक व गवर्नर एफएमसीबीज का एक सम्मेलन 6 जून को वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ है। ठीक है, तो ये वाला खबर इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए आधारित संरचना में निवेश, न्यू डेवलपमेंट बैंक तथा ब्रिक्स थिंक टैंक नेटवर्क फॉर फाइनेंस आदि मुद्दों पर चर्चा हुई। तो चर्चा देखिए इस बैठक में इन बातों पे चर्चा हुई है, इनको ध्यान रखना है आपको बस। और यहाँ पे इनका नेतृत्व देखिए निर्मला सीतारमण जी ने किया, जो कि हमारे यहाँ की वित्त मंत्री हैं, इन्होंने नेतृत्व किया। भारत पाकिस्तान स्थायी सिंधु आयोग की बैठक हुई है, तो पता ही है आपको बैठक हुई थी, पेपर अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा। आइए डिटेलिंग जान लेते हैं। भारत व पाकिस्तान के बीच नदी जल बंटवारे के विवादों को निपटाने के लिए
PIC मतलब स्थायी सिंधु आयोग की 118वीं बैठक हुई, जो कि नई दिल्ली में संपन्न हुई। ध्यान रखना है, नई दिल्ली में संपन्न हुई है। बस इसके अलावा और कोई चीज़ में इम्पोर्टेंट नहीं है जो जानने लायक है। फेस्टिवल की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव मनाया गया तो देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत संस्कृति मंत्रालय द्वारा ये मनाया गया। संस्कृति मंत्रालय द्वारा ये मनाया गया है और भाषा एवं संस्कृति विभाग के तत्वाधान के अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव का, बस यह मंत्रालय याद रखिएगा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा मनाया गया और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। एक्सीडेंट की अगर बात करें, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी का प्रशिक्षु विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पहला ये याद रखना है। दूसरा ये याद रखना है, ONGC का हेलीकॉप्टर अरक सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये दूसरा है, ये दोनों याद रखना है। और साथ ही साथ ठीक है, अब बात में एक और आता है, भारत में भगवान बुद्ध की 4 पवित्र अवशेषों का मंगोलिया में गंडन मठ में प्रदर्शन। मंगोलिया में गंडन मठ में प्रदर्शन हुआ है, तो ये भी याद रखना है। 4 पवित्र स्थल, ये देखिए, इसके बस हेडिंग आपको याद रखने हैं, बाकी इसमें डिटेलिंग जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, मैनपुरी में एक गांव में टीले की खुदाई में 3800 वर्ष पुराने तांबे का शस्त्र मिला है, तो ये भी याद रखिएगा, मैनपुरी में खुदाई हुई थी और उसमें मिला है। देखिए, मैं एक भी न्यूज़ को छुड़वा नहीं रहा हूँ, इसलिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, लेकिन दोस्तों इतना आपको करना ही पड़ेगा अगर आप PCS की तैयारी कर रहे हैं। छोटे मोटे एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं तो आप बस इसका हेडिंग पढ़ के आपको समझ में आ जाता है, तो उतने से काम बन जाएगा आपका, लेकिन PCS में आपको डिटेलिंग जाननी पड़ेगी। देखिए, महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम अब संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम अब धाराशिव हो जाएगा, तो ये वाला न्यूज़ एकदम इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव हो जाएगा, तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए, खेल कूद से थोड़ा सा देख लेते हैं, बस ये लास्ट ही है, इसलिए जुड़े रहिएगा। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी ही मैं बता दूंगा। देखिए, जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने नया रिकॉर्ड बनाया। देखिए, उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ये नया रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने एक टोक्यो ओलंपिक में, पता ही है आपको, स्वर्ण पदक जीता था। अब यहाँ पे एक एथलीट मीट में 89.30 मीटर दूरी तक भाला फेंक कर ये नया रिकॉर्ड बनाया। इस स्पर्धा में उन्होंने रजत पदक जीता है, ऐसा करके, तो ध्यान रखिएगा। 89 इतने मीटर की दूरी भाला फेंक कर नया रिकॉर्ड स्थापित किया। इस स्पर्धा में उन्होंने रजत। फिनलैंड में एक खिलाड़ी थे जिनका नाम ओलिवर हेलेंडर था, उन्होंने 89.83 के साथ स्वर्ण पदक जीत लिया है। अब आगे देखते हैं, बैडमिंटन में इंडोनेशिया ओपन 2022 हुआ है, तो इंडोनेशिया ओपन 2022 संपन्न हुआ है। तो यहाँ पे विक्टर एक्सेल्सन व ताई यूलिंग ने जीत लिया है ये एकल का खिताब। देखिए, पुरुष व महिला एकल का खिताब, पुरुष एकल का खिताब विक्टर एक्सेल्सन ने इंडोनेशिया ओपन में जीता है और ताई त्यूजिंग ने महिला एकल में जीता है खिताब। डेनमार्क, अब यहाँ पे देखिए, हाँ, डेनमार्क के गत विजेता, देखिए ये जो विजेता हैं वो डेनमार्क के हैं, विक्टर एक्सेल्सन। फाइनल में चीन के झाओ जुनपेंग को हराकर ये खिताब जीता है। जो ताई चुइंग हैं ने चीन के वांग जी को हराकर खिताब जीता है। तो ये भी याद रखना है आपको, किसको हरा के जीता है। और मिश्रित युगल और पुरुष युगल में चीनी खिलाड़ियों की जोड़ियों तथा महिलाओं का जापानी खिलाड़ी की जोड़ियों ने जीता। देखिए, महिलाओं में जापानी खिलाड़ी की जोड़ी ने जीता है और चीन में चीनी खिलाड़ी की जोड़ी ने जीता है पुरुषों में युगल का खिताब की बात करें तो। अब यहाँ पे अगला जो है, देखिए यहाँ पे सब कुछ लिख दिया गया है, आप डायरेक्टली इसको पढ़ सकते हैं, वो फालतू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, पुरुष एकल में विजेता विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क के रहे हैं, उप विजेता झाओ युनपिंग चीन की रही हैं, विजेता में ताई त्यूजिंग रहे हैं, और ये यहाँ पे एक बार आप देख लीजिएगा। अगला जो है यहाँ पे देखिए, ये हो गया गोल्फ में यूएस ओपन 2022 हुआ है। तो यहाँ पे यूएस ओपन की तीसरी मेजर गोल्फ प्रतियोगिता का खिताब इंग्लैंड के गोल्फर जो हैं मैट फिट्ज पैट्रिक ने जीत लिया है। मैक फिट पैट्रिक ने जीता है, ध्यान रखिएगा इसको। अब अगला जो है वो क्रिकेट है, भारत श्रीलंका सहित T20 श्रृंखला 2022। तो ये क्रिकेट वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको।
उसके बाद हाँ ये वाला एक न्यूज़ देखिए यहाँ पे, ये रणजी ट्रॉफी 2021-22 में मध्य प्रदेश पहली बार जीता। तो रणजी ट्रॉफी में मध्य प्रदेश पहली बार जीता है। इसने फाइनल में रिकॉर्ड 41 बार जीत हासिल किया। देखिए 22 से 26 जून 2022 को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में रिकॉर्ड 41 बार की विजेता मुंबई टीम को 6 विकेट से हराकर, देखिए 41 बार मुंबई टीम ने जीता था और इनको 6 विकेट से हराकर रणजी ट्रॉफी जीत लिया है किसने, इन्होंने। और ये ध्यान रखिएगा रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब अगला जो है मिताली राज का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास। मिताली राज संन्यास लेने जा रही है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। ठीक है, अब शतरंज की बात करें तो राहुल श्रीवास्तव पी भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीवास्तव पी, नाम है इनका राहुल श्रीवास्तव पी, नाम याद रखिएगा बस। यहाँ पे है फीफा फुटबॉल कप मुख्य दौर में पहुँचा, 32 टीमें पहुँच गई हैं। तो अभी फीफा कप में जब फाइनल मैच हो जाएगा तो उसके बाद इसका आएगा ही। यहाँ पे ध्यान रखिएगा फीफा का जो शुभंकर है 22वें विश्व कप, 22वें नंबर का विश्व कप हो रहा है ये फीफा का, और इसमें शुभंकर रखा गया है लाइव को, लाइव नाम को। लाइव अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है विशेष गुण और क्षमता वाला खिलाड़ी। मैचों का कार्यक्रम कुछ इस तरीके से संपन्न होगा, ये मैस्कॉट याद रखना है आपको। जर्मन ओपन देखिए, जर्मन ओपन की अगर हम लोग बात करें फीफा विश्व कप में, ये देखिए यहाँ पे था। अब यहाँ पे देखिए इसका मेज़बान देश 2022 में देखिए कतर में प्रस्तावित है 2022 में, और इस 2026 में अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में प्रस्तावित है। तो ये भी याद रखिएगा दोनों जगहों पे। अब यहाँ पे अगर जर्मन ओपन की बात करें तो बर्लिन जर्मन में 13 से 19 जून 2022 को संपन्न महिलाओं के वो हो रहा था। और इसमें देखिए इसमें ओन्स जोवियोर ने फाइनल में स्विट्ज़रलैंड की, देखिए ट्यूनीशिया के ओन्स जोवियोर हैं, इन्होंने स्विट्ज़रलैंड की बेलिंडा बेसिक को हराकर ये खिताब जीता है। और 500 के इस टूर्नामेंट का युगल खिताब ऑस्ट्रेलिया स्पेन के रॉबर्टो ब्यूटिस्टा आयूट को हराकर जीता है। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, स्पेन के रॉबर्टो बुस्टा को हराकर ये युगल का खिताब जीता है। अब आगे देख लेते हैं फ्रांसीसी ओपन 2022 में राफेल नडाल का नया रिकॉर्ड 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब इन्होंने जीत लिया है। 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब फ्रांसीसी ओपन में इन्होंने जीत लिया है। महिलाओं के एकल की अगर बात करें तो नंबर 1 खिलाड़ी पोलैंड की ईगा स्वातेक ने फाइनल में अमेरिका के कोको गॉफ को हराकर इन्होंने ईगा स्वातेक ने जीत लिया है महिलाओं का खिताब। किसका? फ्रांस ओपन का, फ्रांसीसी ओपन में जीत लिया है। इस टूर्नामेंट में युगल का खिताब, अगर महिलाओं के युगल का खिताब देखा जाए तो कैरोलिना गार्सिया व क्रिस्टीना माल्डेनेवी की फ्रांसीसी जोड़ी ने फाइनल में जेसिका पेगुएला की अमेरिकी जोड़ी को हराकर जीता है। पुरुष युगल की बात करें तो एल सेल्वाडोर के मार्सेला आरेवेलो व नीदरलैंड के जिन जूलियन रोजर की जोड़ी ने फाइनल में डवान डोडिंग क्रोएशिया व ऑस्टिन क्रिसेक अमेरिका की जोड़ी को हराकर जीता है। तो उसके बाद देखिए फार्मूला 1 रेस, ये लास्ट है। फार्मूला 1 रेस में अजरबैजान के ग्रैंड प्रिक्स व कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन हुआ है। यहाँ पे ये वाला एक देख लीजिएगा, यहाँ पे फ्रांसीसी ओपन में कौन कौन जीता है, यहाँ पे पूरा चीज़ें दे दिया गया है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा का पहला व महाराष्ट्र का दूसरा स्थान। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहला स्थान हरियाणा का और दूसरा स्थान महाराष्ट्र का रहा है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। देखिए एक और मैं वीडियो लाऊंगा, उस वीडियो में हम नोट्स बना लेंगे जिससे कि थोड़ा सा सिंपल हो, इससे छोटी वीडियो बने और सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन हो जाए। दोस्तों वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और थोड़ी सी लंबी वीडियो ज़रूर हो गई है। वीडियो लंबी होने के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।